मैसेंजर का मतलब क्या होता है? मैसेंजर कभी काम नहीं करता, मैसेंजर जस्ट इंफॉर्मेशन को पास करता है, जस्ट कमांड देता है। तो यहाँ पे हार्मोन क्या करेगा? सिर्फ कमांड देगा। अभी हमने डिस्कस किया कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, एक है वाटर सॉल्युबल, एक है लिपिड सॉल्युबल। दोनों के काम करने का तरीका अलग है। तो ब्लड के ग्लूकोज का वैल्यू जब कम होने लगेगा, सो दिस विल गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू योर पेनक्रियाज। अब देखो, हार्मोन का जो नॉर्मल सिक्रीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन ना हमें ज्यादा चाहिए, हार्मोन ना हमें कम चाहिए। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, ग्लूकोज का लेवल जब हाई होता है, तो इंफॉर्मेशन ये आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसको? पेनक्रियाज को। हम जो हैं, जैसे हैं, हमारा जो भी फीचर है, जो भी अपीयरेंस है, जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, इट इज ड्यू टू the gene which we carry. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Suman Yadav. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक। ओके, जैसा कि नाम है चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक केमिकल कर रहा है, राइट? सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आप सभी अवेयर है, ये क्या होता है? बेसिकली पूरी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, एवरी फंक्शन इज रेगुलेटेड, दे आर हैपनिंग इन कोऑर्डिनेशन मैनर। कैसे भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि सारे जो बॉडी के फंक्शन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो न्यूट्रिएंट के साथ साथ ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक लेकर जा रहा है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहा है ना? सो ये सारे जो भी फंक्शंस हो रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन मैनर में होने चाहिए। इसकी देखरेख का काम 2 सिस्टम करते हैं, एक है आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब केमिकल कंट्रोल करता है, और वो केमिकल क्या है? दैट इज हार्मोन। सो बेसिकली इस टॉपिक में आप हार्मोन रिलेटेड बात करेंगे, है ना? हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि हार्मोन होता क्या है, वो फंक्शन कैसे करता है, और कौन कौन से डिफरेंट हार्मोन्स है, और उस हार्मोन की कम या ज्यादा सिक्रीशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम इस चैप्टर में बेसिकली हमारा यही इस टॉपिक का मेजर जो पॉइंट्स है यही है कि हार्मोन कैसे वर्क करते हैं। इस पे कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन एंड देयर फंक्शन, और कौन से ग्लैंड इस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं कि ये जो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब ये हार्मोन्स है, और जो हमारा दूसरा सिस्टम है दैट इज नर्वस सिस्टम, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। सो जनरली आप जब देखते हो कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कैसा वर्क करता है, एक है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना? केमिकल कोऑर्डिनेशन, यू कैन राइट हियर न्यूरल कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखो, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक तो इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा ही है कि अगर हम किसी गर्म बर्तन को हमने टच कर लिया तुरंत हमारा हाथ हटता है ना? कोई डेंजरस सिचुएशन हो गई, जैसे कि सामने हमारे सांप आ गया, तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो उस समय हमारी बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्स करती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारा नर्वस सिस्टम देता है, लेकिन जो केमिकल रिस्पॉन्स है ये थोड़ा लेट होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, सो सबसे पहले आपका जो न्यूरल रिस्पॉन्स होता है इट इज इमीडिएट इफेक्ट देता है, एंड इट इज शॉर्ट लाइव्ड। क्यों होता है? आई विल टेल यू। ये बाद में आता है बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम हमारा स्टार्ट करेगा काम करना, लेकिन नर्वस सिस्टम के बाद हार्मोन कंट्रोल करेंगे इस फंक्शन को। देखो न्यूरॉन कैसे वर्क करते हैं, न्यूरॉन बाहर कोई चीज सेंस करते हैं, फिर वो डीपोलराइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होता है उनमें, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूसरे न्यूरॉन को वो पास करते हैं, फिर दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को पास करेगा, और इस तरीके से वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे। सेम मैनर में वहां पर जो भी कमांड देना है ब्रेन को, वो इंफॉर्मेशन वापस
उस ऑर्गन तक आएगी, इफेक्टर न्यूरॉन तक आएगा और वो उस ऑर्गन को रिस्पॉन्स देगा। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल चेंजेस करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंडक्ट होता है। सो आप ही सोचिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस है, क्या वो ज्यादा देर तक, कोई भी चीज ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकती है ना। सो जो ये आपका न्यूरॉन है, इनमें ये क्या हो जाता है, डीपोलराइज हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। सो वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो होता है, इट इज इमीडिएट बट इट इज शॉर्ट लाइफ। इसके बाद जो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पर कैसे वर्क होता है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और ये हार्मोन क्या है, केमिकल है। ये ब्लड में सिक्रीट करेंगे और ब्लड से ये पूरे बॉडी पार्ट तक जाएगा और इट कैन रीच एवरी, क्योंकि ब्लड देखो, ब्लड पूरे पार्ट में फैला हुआ है, तो हर एक पॉइंट तक रीच होता है। तो जहां तक हमारा नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच सकता, वहां पे सेल और सेल के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो इट इज पॉसिबल ड्यू टू केमिकल, ड्यू टू हार्मोन। ठीक है, सो इट इज शॉर्ट लाइफ एंड इट इज इमीडिएट। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है। यहां पर न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में क्या रिलीज होता है, लेट्स से ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है, तो दिस इज द साइनेप्स। यहां पर रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। और यहां पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्लैंड है और ये ग्लैंड क्या रिलीज करेगा ब्लड में, इट विल रिलीज हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा और टारगेट ऑर्गन को इंफॉर्मेशन मैसेज पास करेगा। समझ में आया। सो यहाँ पर बेसिकली ये जो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो केमिकल आपका हो जो कंट्रोल कर रहा है बॉडी के फंक्शन को, दे आर जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन, दे आर जस्ट गिविंग द कमांड, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिएक्शन। ये किसी भी बॉडी पार्ट को बोलेंगे भाई तू ये काम कर। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क करेगा तो हार्ट को बोलेगा अपनी हार्ट रेट इंक्रीज कर दे। समझ में, तो ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो ये क्या हो रहा है, दे आर जस्ट गिविंग द कमांड टू द पर्टिकुलर सिस्टम टू वर्क, टू इंक्रीज देयर रिस्पॉन्स और टू डिक्रीज देयर रिस्पॉन्स। सो ये दोनों का काम एक ही है, बट दे आर डूइंग वर्किंग डिफरेंटली। सो इस चैप्टर में हमारा फोकस क्या है कि हार्मोन्स या जो केमिकल कमांड है वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस केमिकल कमांड, दैट इज आवर हार्मोन्स। सो पहले हम हार्मोन्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज हार्मोन्स? इट इज अ प्राइमरी मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब क्या होता है, मैसेंजर कभी काम नहीं करता, मैसेंजर जस्ट इंफॉर्मेशन को पास करता है, जस्ट कमांड देता है। तो यहाँ पे हार्मोन क्या करेगा, सिर्फ कमांड देगा। डेफिनेशन क्या, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल व्हिच एक्ट एज अ इंटरसेल्युलर मैसेंजर। सेल और सेल के बीच का मैसेंजर है, ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करता है कि तू ये काम कर, तू ये काम मत कर, है ना, रेगुलेट कर रहा है। एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में ही ये इफेक्टिव है। सो इट इज प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट बिकॉज दिस इज वेरी हाईली रिएक्टिव। स्मॉल अमाउंट में भी ये अपना इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट system to control or our all organ system. Okay, so let us discuss. अब देखो ये हार्मोन हमें समझ में आ गया कि हार्मोन पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। आप सभी जानते हैं, हार्मोन से अवेयर है। जैसे इंसुलिन भी, इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं अगर इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सो आप आसपास बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को देखते हैं जिनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, है ना। सो कितना इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन। इसके अलावा आप देख सकते हो कि थायराइड हार्मोन किसी में कम प्रोड्यूस होता है, किसी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो भी प्रॉब्लम, कम प्रोड्यूस हुआ तो भी प्रॉब्लम। सो ये देखो, ये कोई अलग काम नहीं करे, दे आर जस्ट रेगुलेटिंग द डिफरेंट फंक्शंस। सो इनके कम या ज्यादा प्रोड्यूस होने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अब देखते हैं ये हार्मोन एक्चुअली में होता क्या चीज है, ये कैसे वर्क करता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है। सो इसको प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड्स, देखो कोई भी चीज इसको जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या होता है, व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड मींस व्हिच सीक्रेट समथिंग, है ना, ग्लैंड व्हिच सीक्रेट समथिंग। जैसे कि हमारा म्यूकस ग्लैंड है, हमारा गॉबलेट सेल,
हमारा स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करता है ना। अब हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं, थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। सो दे आर ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट समथिंग। जो हार्मोन सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ ग्लैंड्स हैं, उनको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो आप जानते हैं ये ग्लैंड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। ठीक है, जो हार्मोन बनाते हैं वो होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, दे प्रोड्यूस हार्मोन। और ये हार्मोन एंडोक्राइन का मतलब दे सिक्रेट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड। इसका मतलब क्या है, दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। अब ये डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या होता है, सी हमारा जो सलाइवा है, हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को सिर्फ हमारे बकल कैविटी में रिलीज करता है ना, हमारे बकल कैविटी में रिलीज होगा। हमारा स्वेट ग्लैंड भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपने सिक्रीशन करता है। तो ये ऐसे ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन, लेट्स से ये ग्लैंड है कोई, इनका सिक्रीशन यहाँ पर आ रहा है और ये सिक्रीशन एक डक्ट के जरिए उसके आसपास के एरिया में ही खाली रह जा रहा है। सो दिस इज डक्ट, दिस इज डक्ट। सो डक्ट के जरिए अगर हार्मोन जो है स्पेसिफिक एरिया में, आई मीन आसपास के एरिया में ही अगर कोई चीज रिलीज करनी है, उसके सिक्रीशन को रिलीज करना है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये डक्ट के जरिए उसी एरिया में रिलीज करेंगे। जैसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी हैं, सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा है, ये सब पर्टिकुलर एरिया में ही खाली चाहिए हमें, पूरे और बॉडी पार्ट में नहीं चाहिए। सो ये डक्ट के जरिए दे आर सिक्रेटेड इनटू पर्टिकुलर एरिया। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनके पास डक्ट है, ठीक है, डक्ट है और अपने आसपास के एरिया में ही वो अपने सिक्रीशन डालते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं कि जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं। और ब्लड में पोर इसलिए करते क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी सिस्टम में हमारा ब्लड फैला हुआ है ना, हर एक सेल तक रीच होता है, तो हर जगह तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। ये जो केमिकल मैसेंजर है इसके टारगेट दूर दूर तक होते हैं, ठीक है, दूर दूर तक होते हैं। तो इसके टारगेट जहां जहां पर होंगे वहां पर पर्टिकुलर ऑर्गन को जाकर ये अफेक्ट करेगा। सो दे हैव अ लार्जर टारगेट, बड़ा टारगेट होता है उनको। ओके, सो दिस इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो, हार्मोन हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रीट करेगा। जैसे देखो, एक एग्जांपल आपको देती हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। क्या रिलीज करेगा, एक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो अपने लॉन्ग बोन तक जाएगा और लॉन्ग बोन की साइज इंक्रीज कराएगा, है ना। सो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये कहाँ अफेक्ट कर रहा है, लॉन्ग बोन को। लॉन्ग बोन तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपका ब्रेन के आसपास है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द अफेक्ट ऑफ हार्मोन। दे विल सिक्रेट देयर सिक्रीशन इनसाइड द ब्लड और ब्लड से वो अपने टारगेट तक पहुंचेगा और अफेक्ट करेगा, ठीक है। इस डिटेल मैकेनिज्म को हमें सीखना है कि हार्मोन किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो लेट्स सी द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके क्या सिक्रीशन होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर मेंशन नहीं है, दैट इज हाइपोथैलेमस, समवेयर हियर, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका होता है हाइपोथैलेमस। देखो, हाइपोथैलेमस ना आपका सेरिब्रम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स ही होते हैं, स्टिल इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज जो आपके हाइपोथैलेमस के सेल्स होते हैं ना, जो न्यूरॉन्स होते हैं, देखो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, दे विल रिलीज, जो एक्सॉन टर्मिनल पे दे विल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। बट हाइपोथैलेमस के जो सेल्स हैं ये कुछ स्पेशल, लेट्स से ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं। सो ये जो न्यूरॉन्स है, दे विल सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मींस ये ऐसे सेल्स है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स ऐसे डेवलप हुए हैं कि दे विल सिक्रीट नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर बट द हार्मोन।
ठीक है। सो ऐसे न्यूरॉन्स को बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ये हम पढ़ेंगे अभी जब हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। सो हाइपोथैलेमस इज connection between your nervous system or you can say chemical coordination, दोनों के बीच एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है और ये नर्वस सिस्टम का भी आपका पार्ट है। सो हाइपोथैलेमस इज वन एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि कंट्रोल करता है पूरे बॉडी के ऑर्गन को। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मेजर देखो, मास्टर ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। सो फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा हुआ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। देन यू हैव अ पीनियल ग्लैंड, ठीक है। हियर समवेयर थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट। थायराइड ग्लैंड के पीछे देखेंगे पोस्टीरियर साइड पे, तो देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड। सो पैराथायराइड ग्लैंड भी आपका, पैराथायराइड ग्लैंड भी आपका क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। पहला हो गया आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, देन वी हैव अ थाइमस। थाइमस के नीचे पेनक्रियास। पेनक्रियास देखो, पेनक्रियास दोनों भी है, मिक्स ग्लैंड है। पेनक्रियास की कुछ सेल्स होते हैं जो कि एक्सोक्राइन वर्क करते हैं, जैसे जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ पार्ट जो होते हैं वो एंडोक्राइन वर्क करते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो इट इज मिक्स ग्लैंड, सो एंडोक्राइन का भी पार्ट है पेनक्रियास। इसके बाद किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। इट इज ऑल्सो अ एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दे सिक्रेट देयर हॉर्मोन्स इनसाइड द ब्लड। Then in case of female we have a ovary and in case of male we have a testis which will secrete the sex hormone, ठीक है। सो ये सारे आपके मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। देखो ये जो हमने लिस्ट लिखा है ना एंडोक्राइन ग्लैंड का, दीज आर बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इनका काम ही, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये इनका काम ही है हार्मोन बनाना। ये स्पेसिफिकली दे विल वर्क टू प्रोड्यूस हार्मोन। कलेक्शन ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या कर रहे हैं, हार्मोन बना रहे। सो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा भी देखो, जैसे किडनी है, किडनी में रेनियम प्रोड्यूस होता है। सो किडनी भी हार्मोन बनाता है, पर उसके कुछ सेल, उसका मेन काम हार्मोन बनाना नहीं है। ये सारे जितने भी ग्लैंड है इनका मेन काम हार्मोन बनाना है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ कुछ हार्मोन आपके किडनी से रिलीज होता है, आपके हार्ट से रिलीज होता है, आपके जीआई ट्रैक्ट से रिलीज होता है। तो दे आर नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, दे आर एक्चुअली दे आर डूइंग सम अदर वर्क, पर उसके कुछ सेल हार्मोन सिक्रेट करते हैं। सो दे आर बेसिकली योर अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये जो हमने लिस्ट किया है दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। सो इट इज मास्टर ग्लैंड। अब भले ये मास्टर ग्लैंड है, लेकिन मास्टर ग्लैंड के ऊपर इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज योर मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रेट करेगा और वो हार्मोन बाकी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देंगे कि तुम्हें हार्मोन बनाना है या नहीं बनाना है, ओके। और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन बनेगा या स्टॉप होगा ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हमें ये ईच ऑफ दिस ग्लैंड वी हैव टू स्टडी इन डिटेल और उसके फंक्शंस पढ़ने हैं। तो हम एक एक ग्लैंड को एक एक वीडियो में वी विल कवर इट। आज का हमारा एम है हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ना कि उसका केमिकल नेचर क्या और उसका वे ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से वो एक्ट करता है किसी पर्टिकुलर ग्लैंड पे। सो लेट अस कंटिन्यू दैट पार्ट। व्हाट इज द, देखो हार्मोन का एक्शन पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए हार्मोन का। बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन्स, और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स पे आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन। इट इज इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। आपसे पहले डिस्कशन हो रहा था डेफिनेशन में कि जो ये हार्मोन है बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, बिकॉज ये कम अमाउंट में ही दे आर वेरी इफेक्टिव। सो दे आर इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड पॉइंट है
दे एक्ट एज अ रेगुलेटर। ये क्या बोलता है, ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि दे आर रेगुलेटर, दे विल नॉट पार्टिसिपेट, they will either stimulate, inhibit or modified any action, any physiological process they will उसको stop करेगा या regulate, regulation का मतलब क्या होगा, उसको stimulate करेगा, inhibit करेगा या फिर modify कर सकता है। so they are regulator, they will not participate in any metabolic reaction। ठीक है, पहली बात वो ट्रेस अमाउंट में, कम अमाउंट में ही हमें रिक्वायर्ड है। दूसरी बात ये रेगुलेट करता है, मेटाबोलाइज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगली बात है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइप्स के होते हैं और इसी के बेसिस पे इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। पहला होता है आपका वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। सो जो वाटर सॉल्युबल है, देखो हमारा जो मेम्ब्रेन सेल है, एट द एंड ये कहाँ पर, ये जो मैसेंजर है ये सेल तक तो जा रहे हैं, सेल को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना कि आपको काम करना है या नहीं करना। सो एक एक सेल तक, हमारा जो पूरी बॉडी में जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही तो है ना। तो सेल, कलेक्शन ऑफ सेल मिलकर हार्मोन बना रहे हैं या कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस सेल तक जाकर उसको इंफॉर्मेशन देना है, तो ये मैसेंजर जाएगा और सेल तक जब रीच होगा तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, ये मैसेंजर कहला रहा है हार्मोन, ये हार्मोन सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं या फिर एंटर नहीं कर सकते। अगर देखो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, लिपिड का बना होता है, लिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। सो अगर ये लिपिड का बना है तो यहाँ पर तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल ही एंटर कर सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन दो तरीके के हो सकते हैं। एक है वाटर सॉल्युबल, जो हमारे स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जनरली दे आर वाटर फैट सॉल्युबल, बट बाकी प्रोटीनिशियस हार्मोन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो जो फैट सॉल्युबल है वो डायरेक्टली सेल के अंदर घुस सकते हैं, बिकॉज दे आर, हमारा मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना हुआ है तो लिपिड के अंदर वो सॉल्युबल है, तो दे कैन एंटर द सेल, they can enter the cell, तो they can enter the nucleus also, और न्यूक्लियस में जाकर वो डायरेक्टली जीन के रेगुलेशन पॉइंट पे they can control। एट द एंड जो भी फंक्शन होना है वो जीन नहीं करना है ना, हम जो हैं जैसे हैं, हमारा जो भी फीचर है, जो भी अपीयरेंस है, जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, इट इज ड्यू टू द जीन विच वी कैरी। हमारे पास जो जीन है उसका mRNA बनेगा, उसका प्रोटीन बनेगा, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा हम परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पर एट द एंड सारी जो बात खत्म होती है प्रोटीन पे होती है। तो जीन को अगर ये रेगुलेट, जीन को डायरेक्टली जाकर ये रेगुलेट करेगा एंड अपनी मर्जी का काम कराएगा, स्टिमुलेट कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। तो ये पार्ट ऐसा है कि जो फैट सॉल्युबल हार्मोन है दे विल डायरेक्टली कम इन इंटरैक्ट विद द जीन्स, बट जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है दे कैन नॉट एंटर बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल। हमारा मेम्ब्रेन तो लिपिड का बना हुआ है तो वो कैसे एंटर करेंगे। सो ये क्या करते हैं, जो वाटर सॉल्युबल है वो यहाँ पर रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। अभी डिटेल में हमें ये मैकेनिज्म करना है, वेरी इंटरेस्टिंग और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रिसेप्टर वो अंदर एंटर नहीं कर सकते तो अपना काम कैसे कराएंगे, उनको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होगी, वो अपनी इंफॉर्मेशन डोर पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, लेट्स से किसी एक सेल को हम एक अगर रूम समझते हैं, अगर उस जो इंफॉर्मेशन है, एक जो मैसेंजर है वो अंदर जा सकता है तो अंदर डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन अपना पास करेगा, लेकिन जिसकी एंट्री ही नहीं है अंदर वो क्या करेगा, बाहर जो भी वॉचमैन है या किसी को इंफॉर्मेशन पास करेगा और वो इंफॉर्मेशन फिर अंदर जाएगी। सो यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर काम आता है। अभी हमें ये डिटेल में ये पॉइंट को कवर करना है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में। सो दो तरीके के हार्मोन होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। अब देखो हार्मोन का जो नॉर्मल सिक्रीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन ना हमें ज्यादा चाहिए, हार्मोन ना हमें कम चाहिए। जैसे कि आप थायराइड हार्मोन का किस्सा जानते ही हो, अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट हुआ तो भी प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इस केसेस में डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अगला है बेटा मेटाबोलाइज्ड और डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शन। जो हार्मोन्स होते हैं वो रीयूज नहीं होते, कभी भी एक बार यूज हुए
वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेटाबोलाइज हो जाते हैं, हमारा किडनी हमारा लीवर उसको रिमूव कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, यू कैन से, ठीक है। सो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओनली द एक्सेप्शन इज थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ओके। सो दे कैन नॉट बी, हार्मोन कैन नॉट बी रीयूज्ड, हार्मोन को हम रीयूज नहीं कर सकते। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी में से भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। They do not participate in the metabolic activity but affect and control the activity level of the target cell. ये हमने ये पॉइंट ऑलरेडी किया है कि they are just a regulator. They will not participate in any metabolic activity. Yes, I hope this is clear. अगला है they are controlled by negative or positive feedback mechanism. ये जो हार्मोन्स है ना, इनका भी रेगुलेशन हो रहा है। हार्मोन्स नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेट्स से हमारा ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, ग्लूकोज का लेवल जब हाई होता है तो इंफॉर्मेशन ये आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, पेनक्रियास को, पेनक्रियास को। तो पेनक्रियास क्या सिक्रेट करेगा, पेनक्रियास सिक्रेट करेगा इंसुलिन, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ से जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो इसने इंफॉर्मेशन दिया पेनक्रियास को कि आप इंसुलिन सिक्रेट करो। सो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक, दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। अगेन इंसुलिन, लेट्स से इंसुलिन सिक्रेट कर रहा है आपका पेनक्रियास, और ये इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। जो ब्लड में से ग्लूकोज है, यहाँ के जो आसपास के सेल है इसको एब्जॉर्ब करेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे, तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अब ब्लड के ग्लूकोज का लेवल कम भी नहीं होना चाहिए, है ना, जो ऑस्मोटिक वैल्यू है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ब्लड के ग्लूकोज का वैल्यू जब कम होने लगेगा, सो दिस विल गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू योर पेनक्रियास, ठीक है। सो ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा हुआ तो इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया पेनक्रियास को कि आप इंसुलिन बनाइए, क्योंकि ग्लूकोज को स्टोर करना है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, विच इज वेरी डेंजरस। सो आपका पेनक्रियास इंसुलिन बनाएगा। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। तो ज्यादा इंसुलिन अगर प्रोड्यूस होता गया तो पूरा ग्लूकोज है उसको कम कर देगा। सो ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। सो इसको कौन कंट्रोल करेगा, इट विल कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक। ग्लूकोज का वैल्यू जब कम होगा तो ये पेनक्रियास को नेगेटिव फीडबैक देगा कि आप स्टॉप करिए, ठीक है, आप अपने सिक्रेशन को स्टॉप करिए, ठीक है, आप अपने सिक्रेशन को बढ़ा दीजिए या स्टॉप करिए। ये फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो दिस इज योर फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। सो कंट्रोल बाय द सिक्रेशन इज कंट्रोल बाय नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ओके। अब फाइनली हमको पढ़ना है क्या, कि हार्मोन फंक्शन कैसे करते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। सो इसके लिए आपको ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप पूरे हार्मोन्स पढ़ लेंगे तो वापस आप ये लिस्ट पे आएंगे तो आपको ये जो लिस्ट है ये समझ में आएगा कि कौन से प्रोटीन के बने हुए कौन से पेप्टाइड हार्मोन्स है, ठीक है। सो पहले आपको तो हार्मोन्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से हार्मोन कौन कौन से ग्लैंड बनाता है और उसका नेचर क्या है, ओके। सो दिस इज द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। अभी आपसे डिस्कशन हुआ है कि जो हार्मोन्स है या तो वो वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं या तो वो लिपिड सॉल्युबल हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब दे कैन नॉट एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड सॉल्युबल दे कैन एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो आपको ये हार्मोन दिया है, दे हैव अ डिफरेंट केमिकल नेचर। या तो वो प्रोटीन के बने हो सकते हैं, नॉर्मल जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के बने हुए हार्मोन्स भी होते हैं, TSH, LH, FSH, ये सारे हार्मोन आपके पॉलीपेप्टाइड के बने हैं। देन स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन्स भी हो सकते हैं। स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन्स मतलब पेप्टाइड किस में प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है वो क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो छोटे पेप्टाइड को हम बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। अगर काफी सारे पॉलीपेप्टाइड है, बहुत सारे पेप्टाइड्स है, तो दे विल फॉर्म प्रोटीन, है ना। छोटे पेप्टाइड जो है दे विल
स्मॉल पेप्टाइड चेन्स के भी आपके हार्मोन्स होते हैं और आपके प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं. सो ऑल दीज आर प्रोटीनेशियस हार्मोन. कुछ कुछ होते हैं हार्मोन जो अमाइंस के बने होते हैं और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं. जैसे कि आपका थायरॉक्सिन हो गया, जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन बनाता है. सो ये कैसे हार्मोन है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव. अमाइनो एसिड बेसिक यूनिट ऑफ योर प्रोटीन, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, उससे बना है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन. अगला एग्जांपल है आपका कैटेकोलामाइन, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. ये हार्मोन आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का पार्ट है. मतलब जैसे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क करता है ना, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन रिलीज करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. उसी तरीके से एड्रेनल ग्लैंड भी ऐसी सिचुएशन में, आपको मैंने बताया था ना ये कि पहले नर्वस सिस्टम वर्क करेगा, उसके बाद आपका केमिकल सिस्टम वर्क करेगा. तो पहला तो न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होता है, उसके बाद उसको आपका हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करता है. एड्रेनल मेडुला आपका प्रोड्यूस करेगा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. सो दीज आर द एग्जाम्पल कि ये जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है मोस्टली जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं. देन वी हैव अ स्टेरॉइड हार्मोन जो कि लिपिड सॉल्युबल होंगे. सो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट केमिकल नेचर, और अलग अलग केमिकल नेचर के हिसाब से उसका फंक्शन अलग है. सो हमें इसका मैकेनिज्म बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है. सो लेट्स लर्न मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. दिस इज द टेक्सचुअल डायग्राम. ओके, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. हार्मोन एक्ट कैसे करता है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, एक है वाटर सॉल्युबल, एक है लिपिड सॉल्युबल. दोनों के काम करने का तरीका अलग है. जो आपका वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, जो आपका वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, यस, दिस इज वाटर सॉल्युबल हार्मोन. सो वाटर सॉल्युबल हार्मोन, मैं यहाँ पे आपको रफ डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई विल कम टू दिस चार्ट. लेट्स से ये आपका लिपिड मेम्ब्रेन है. आप जानते हो कि हमारे जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, इट इज फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है ना, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ. तो ये लिपिड लेयर है. अब हमारा अगर वाटर सॉल्युबल यहाँ पे मॉलिक्यूल है, दिस इज लेट्स से हार्मोन. हार्मोन है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है. इट कैन नॉट एंटर द सेल. ये सेल है आपका, ये सेल में एंटर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई ये जो यहाँ पे जो बैरियर है, जो दरवाजा है सेल का, वो किससे बना है? वो लिपिड से बना है. सो अगर ये लिपिड से बना है, ये लिपिड में डिसॉल्व नहीं होता, वाटर से डिसॉल्व होता है, तो ये कैसे पास करेगा इसको? सो देयर इज प्रॉब्लम. सो यहाँ पर क्या होता है? देयर इज अ रिसेप्टर. ठीक है, क्या होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, है ना. सो हर एक सेल पे, टारगेट सेल पे होगा सिर्फ, जहां पर इसको आपको एक्ट करना है. सो टारगेट सेल पे क्या प्रेजेंट होगा? रिसेप्टर प्रेजेंट होगा पर्टिकुलर हार्मोन का. सो ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन आएगा, इस रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा. सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ठीक है, तो पहला मैसेज कौन लेकर आया? हार्मोन. हार्मोन रेगुलेट करने के लिए आया, लेकिन ये हार्मोन ऐसा है कि वो सेल में नहीं घुस सकता. तो वो क्या करेगा? अपने मैसेज को पास करेगा. सो इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर. नाउ देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, और ये सेकेंडरी मैसेंजर देन इट विल जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर, दैट इज साइक्लिक एएमपी बनेगा और कैल्शियम. इट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर. ठीक है, अब ये जो आपका सेकेंडरी मैसेंजर है, ये आगे जीन तक जाकर उसके रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेगा. ठीक है, देखो प्राइमरी मैसेंजर जो था वो एंटर नहीं कर सकता सेल को एंटर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो रिसेप्टर को बाइंड हो जाएगा. अब ये जब रिसेप्टर और हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसकी वजह से सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा, जो कि आइदर आपका साइक्लिक एएमपी हो सकता है या कैल्शियम हो सकता है. अभी हम फ्लो चार्ट में ये डिटेल में पढ़ेंगे. फिर ये इंफॉर्मेशन जीन तक जाकर जीन को रेगुलेट करेगी कि आपको स्टिमुलेट करना है या आपको इनहिबिट करना है. सो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट हार्मोन्स. ओके, सो इसका पहले हम फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं कि कैसे ये मोड ऑफ हार्मोन एक्शन
थ्रू अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर। सो आपका जो वाटर सॉल्युबल है, जो लिपिड इनसॉल्युबल है, ये एंटर नहीं कर सकता, तो ये कैसे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट थ्रू अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर। सो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। पहले तो टारगेट सेल के रिसेप्टर को ये हार्मोन जाकर बाइंड करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स है, इट विल एक्टिवेट द रिलीज द एंजाइम। एंजाइम का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। एडिनाइलेट साइक्लेस क्या करेगा? ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। इट इज अ डिटेल्ड प्रोसेस। जैसे आपका देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना कि रिस्पॉन्स 1 हुआ, रिस्पॉन्स 1 में से क्या हुआ? साइक्लिक एएमपी बना। तो साइक्लिक एएमपी कैसे बना? ड्यू टू दिस योर एडिनाइलेट साइक्लेस, इट विल प्रोड्यूस साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एटीपी। अब ये साइक्लिक एएमपी आपका सेकेंडरी मैसेंजर कहलाएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को पास करेगा, ये जाकर आगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। क्योंकि हमारा हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो उसने अपने सेकेंडरी मैसेंजर बना दिया। तो हार्मोन इज प्राइमरी मैसेंजर, योर सेकेंडरी मैसेंजर इज साइक्लिक एएमपी हियर। ओके, नाउ सेकेंडरी मैसेंजर देखो, साइक्लिक एएमपी के अलावा आपका साइक्लिक जीएमपी भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, और IP3 भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। आई होप दिस मैकेनिज्म इज क्लियर। सो ये आपका है वाटर सॉल्युबल हार्मोन का एक्शन। आप ये फ्लो चार्ट डायरेक्टली, अगर आपके बोर्ड्स में पूछता है तो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस फ्लो चार्ट। ओके, अगला है आपका लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। अब ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कैसे वर्क करेंगे? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन ऐसे जैसे आपके स्टीरॉइड हार्मोन है, यहाँ पे आपको एस्ट्रोजन का एग्जांपल लिया है। एस्ट्रोजन इज स्टीरॉइड हार्मोन। सो हमारा जो मेम्ब्रेन है, लेट्स से दिस इज मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन अगेन लिपिड का ही बना हुआ है, और हमारा जो हार्मोन है ये भी स्टीरॉइड हार्मोन है। तो स्टीरॉइड हार्मोन कैन क्रॉस दिस मेम्ब्रेन एंड दे कैन एंटर इनसाइड द सेल। सो देयर इज नो नीड ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। अगर कोई मैसेंजर घर के अंदर घुस सकता है तो उसको इन्फॉर्मेशन पास करने की क्या जरूरत है? वो डायरेक्टली घर में जाकर अपने इन्फॉर्मेशन, अपनी कमांड देगा। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, स्टीरॉइड अंदर घुस रहा है और अपना काम करवा रहा है। सो देखो, अब ये जो स्टीरॉइड हार्मोन है ये सारे सेल पे नहीं एक्ट करेंगे, अपना पर्टिकुलर टारगेट पे ही वर्क करेंगे। कैसे? बिकॉज दे विल कंटेन द रिसेप्टर। सो इसका रिसेप्टर यहाँ पर साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। साइटोप्लाज्म में इसके पर्टिकुलर रिसेप्टर पड़े होंगे जहां पे ये बाइंड करेंगे। अगेन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर ये जाकर इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के जीन तक जाकर उसको देंगे। अब देखो इस कंडीशन में ना दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होगा या तो न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होगा। आपके ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है इनको छूट है, दे कैन एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस एज वेल, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो लिपिड का बना हुआ है। सो दे कैन एंटर द न्यूक्लियस आल्सो, दे कैन एक्ट डायरेक्टली ऑन टू द जीन। पर जीन पे एक्ट करने के लिए पहले वो स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड होंगे, देन रेगुलेशन पॉइंट पे जाकर ये जीन को कंट्रोल कर सकते हैं। एट द एंड जो होना है वो जीन के कंट्रोल से ही होना है ना। जीन को स्टिमुलेट करना है ताकि वो प्रोड्यूस पर्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस, पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके, या फिर उसको स्टॉप करना है। ठीक है, सो इट कैन आइदर स्टिमुलेट, इट कैन आइदर इनहिबिट, और इट कैन मॉडिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो जीन को एक्सप्रेस करा रहा है या जीन को स्टॉप करा रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर हार्मोन। सो ये हार्मोन दे कैन एंटर द सेल, they can reach the cytoplasm, they will bind to the receptor, और रिसेप्टर को बाइंड करके देन ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स जाकर जीन के पर्टिकुलर रेगुलेशन पॉइंट पे बाइंड हो जाएंगे और ये एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे। आई होप आपको जीन का एक्सप्रेशन तो पता ही होगा। व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जो पर्टिकुलर डीएनए है, डीएनए से बनेगा आपका एमआरएनए, एमआरएनए से आपका बनेगा प्रोटीन। सो नॉर्मली हमारे पास जो भी जीन का जो भी पार्ट एक्टिवेटेड होगा वो पार्ट आपका पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा और वो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फंक्शन हमारी बॉडी में होगा। दिस इज द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ योर सिस्टम।
इसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, और ये हमारा जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। सो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारे हॉर्मोन्स। सो सेकेंड, आप यू कैन सी दिस इमेज, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन का। ये एस्ट्रोजन है, इट कैन एंटर इनसाइड दिस मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स देन आपके न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए को बाइंड हो रहे हैं, जिनेम के पर्टिकुलर पार्ट में बाइंड होकर वहां का एक्सप्रेशन करा रहे हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है एंड दिस विल गिव अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। आई होप दिस इमेज इज क्लियर, दिस बोथ इमेज इज क्लियर टू यू। ओके, सो इसका भी हम एक फ्लो चार्ट में एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर का मतलब सेल के अंदर घुसकर रिस्पॉन्स देना, है ना। तो ये लिपिड सॉल्युबल ही कर सकते हैं। तो लिपिड, स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर सकता है। दे कैन पास थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। They will enter into the cytoplasm, bind to the specific intracellular receptor. Again यहाँ पर क्या बनेगा, hormone receptor complex बनेगा, and this hormone receptor complex now enter the nucleus and bind to the special regulatory site of the DNA. DNA का आप जानते हैं, DNA का regulatory site होता है, जहाँ से decide होता है it will express or stop. Prokaryotes का आपने lac of prion already पढ़ा है ना। So this part will ड्यू टू दिस एक्सप्रेशन एक्टिवेटेड जीन, रेगुलेशन पॉइंट पे बाइंड होगा, तो जीन को एक्टिवेट कराना है, तो जीन एक्टिवेट हो जाएगा। जीन एक्टिवेट हो गया तो उससे बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। सो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा उस पर्टिकुलर जीन का जिसको ये हार्मोन रेगुलेट कर रहा है। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ योर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ठीक है, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं, दे आर स्लोअर बट दे आर लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि ये एंटर करके सेल के अंदर जा रहे, दे आर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। सो यहाँ बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज हार्मोन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है। तो हार्मोन जो है वो डक्टलेस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स: hypothalamus, pituitary gland, your thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland. So we have a different kind of glands which is endocrine in nature and their major role is to produce hormones. ठीक है, इसलिए हम उनको बोलते हैं organized endocrine gland. इसके अलावा हमने पढ़ा कि what is the property of hormone, what is the mechanism of action of hormone. हार्मोन का एक्शन कैसे होता है, there is water soluble, there is lipid soluble. Water soluble प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर नहीं कर सकते, तो टारगेट सेल को वो कैसे एक्ट करेंगे, टारगेट सेल के ऊपर होगा रिसेप्टर, वो उसको बाइंड करेंगे, चेंजेस क्रिएट होगा, सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा, है ना। सो साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होगा। साइक्लिक एएमपी इज वन एग्जांपल ऑफ योर सेकेंडरी मैसेंजर। ये जाकर बाइंड करेगा जीन को और जीन को रेगुलेट करेगा। लिपिड सॉल्युबल में हमने क्या देखा, लिपिड सॉल्युबल के सिचुएशन में हमारा जो हार्मोन है ये सेल के अंदर एंटर कर सकता है, बिकॉज लिपिड को पास कर सकता है, जाएगा साइटोप्लाज्म में, रिसेप्टर को बाइंड करेगा, या तो न्यूक्लियस में रिसेप्टर को बाइंड करेगा। इसके रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हो या तो न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगे। बाइंड करके देन इट विल गो टू द पर्टिकुलर रेगुलेशन पॉइंट ऑफ द जीन, और वहां पर देन ये रेगुलेट करेगा जीन के एक्सप्रेशन को। जीन बनाएगा एमआरएनए, mRNA बनाएगा प्रोटीन। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ एक्शन ऑफ योर हार्मोन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।